अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि ईरान ने अपना एक मिसाइल निकाला है, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल की रात की नींदें उड़ गई हैं। तो आइए देखते हैं वो मिसाइल कौन सा है, उसकी क्या रेंज है, उसकी क्या पावर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने प्यारे से भाई वहाब भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए आए वीडियो शुरू करते हैं। ईरान और इसराइल की जंग के अंदर सुपर पावर अमेरिका किस बुरी तरह से दिन व दिन इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, इस बात को तो छोड़ दें। असल पॉइंट ये है कि इतनी पाबंदियों, इतनी तबाही और स्ट्राइक्स के बावजूद भी ईरान अभी तक लड़ रहा है। हार मानने को, झुकने को, मज़ाकरात की भीख मांगने को तैयार नहीं है। जैसा कि ट्रंप ने सोचा था कि अक्टूबर के सदारती इलेक्शन के अंदर इसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताकर वो दोबारा सदर मुंतखब हो जाएगा, दुनिया से वाह वाह समेट लेगा। लेकिन ईरान अभी तक इसराइल और मिडिल ईस्ट पर हर एक अमरीकी ठिकानों पर अभी तक हमले कर रहा है, और अब तो अमेरिका और इसराइल को ऐसी ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक होने से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को हद से ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर दिन तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ये क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, बल्कि 7 ऐसी प्रोडक्ट्स बनाता है जिसके बगैर दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। इस एक क्रूड ऑयल को साफ करने के बाद और इसको हीट करने के बाद इससे आगे बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एलपीजी, नेफ्टा, एविएशन फ्यूल, डीजल, हैवी शिप फ्यूल, ऑयल लुब्रिकेंट और तारकोल, जो कि रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ट्रंप ने इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर यूनाइटेड नेशन के यूरोप मुल्कों से मदद मांगी है, और इवन के चाइना और रशिया से भी मदद मांगी है कि वो हमारे साथ मिलकर अपनी नेवी और एयरफोर्स को भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं। बट गेस व्हाट, कि कोई भी इसका साथ देने को तैयार नहीं है और अमेरिका अकेला हो चुका है। बरतानिया ने अपनी आर्मी भेजकर साथ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपनी एरोस्पेस को इस्तेमाल होने दिया या फिर अपने हवाई अड्डों को अमेरिका के हवाले किया। और इसके अलावा फ्रांस ने धमकी तो दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की, लेकिन उसी टाइम के अंदर ईरान ने मिसाइल मारकर इराक के अंदर इसकी मौजूद एयर बेस को ही उड़ा दिया। तब से बेचारा फ्रांस भी खामोश है। मुझे क्यों तोड़ा? और बाकी यूरोपीय मुल्क इससे ये सवाल कर रहे हैं। पहले से आराम है। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपनी आर्मी भेजने से इनकार कर दिया है कि वो किसी भी फौजी कार्रवाई के अंदर शामिल नहीं होगा। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर अमेरिकन नेवी ये काम नहीं कर सकती, यानी अपनी आर्मी भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खुलवा सकती, तो यूरोप ये काम कैसे कर सकता है। और ये बात लॉजिकल भी है। उसका मजीद कहना था कि ईरान हमारी जंग नहीं है और ना ही हमने इसको शुरू किया और ना ही इसके अंदर शामिल होंगे। और स्पेन का मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसने तो बिल्कुल इस जंग के अंदर शामिल होने से हर तरह से इनकार कर दिया। और दोस्तों, इसकी साफ वजह यह है कि यूरोप को यूक्रेन जंग के बाद अंदाजा हो गया है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर इनकी हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि सबसे पहले अपने और इसराइल के मफादात को देखता है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से ऐसे ऐसे वादे कर रखे हैं जो कि वो प्रैक्टिकली तौर पर पूरा नहीं कर सकता, खास तौर पर उनकी हिफाजत के। इसके अलावा ईरान के साथ जंग के अंदर यूरोप ने यह भी देखा कि जिस तरह से बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्कों का साथ छोड़कर अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट किया, यूरोप ये भी सब कुछ बड़ी बारीकी से देख रहा है। इसलिए इन्होंने ये तमाम सूरत हाल देखकर यह फैसला किया कि पराई जंग के अंदर कूदकर हम अपनी इकोनॉमी को और हफ्ते बस्ते मुल्कों को तबाह कर देंगे, खासतौर पर हमारे डिफेंस को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रंप दिन ब दिन अपने मुल्क का हाल कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान ने हर एक अमरीकी एयरबेस को मिडिल ईस्ट के अंदर टारगेट कर रखा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक करके तबाह हो रहा है। इसके जेट्स तबाह हो चुके हैं, इसका एयर डिफेंस सिस्टम एक एक करके तबाह हो रहा है, खास तौर पर थार्ड, जो कि एक बनता है तकरीबन $1 बिलियन का। और इस वक्त 4 ईरान के साथ जंग के अंदर तबाह हो चुके हैं। टोटल इसके पास 8 मौजूद थे। और अब बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि ईरान ने बाकायदा अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद टेक डाटाबेस यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह को मिडिल ईस्ट के अंदर टारगेट करने का ऐलान किया। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने पर इसका अरबों डॉलर का नुकसान होगा और टाइम अलग लगेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि फिर मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने वाली समुद्री इंटरनेट केबल को भी ईरान ने उड़ाने की धमकी दी है, जो कि सिर्फ इन मुल्कों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। ये कितनी अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पूरी दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट डाटा इन्हीं समंदर के नीचे बिछाई गई फाइबर केबल से होकर गुजरता है। ये बड़ी बड़ी इंटरनेट केबल्स पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका को आपस में जोड़ती हैं, और अगर ये कट गई तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट्स का निज़ाम,
क्लाउड सर्विसेज, टेक कंपनीज खसूसन अमेरिकन और डिफेंस सिस्टम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डाटा सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल्स, ये सब कुछ मुतासिर हो सकते हैं क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिकल सिस्टम भी इन्हीं केबल से चलता है। दुनिया का बैंकिंग निज़ाम भी इसी पर डिपेंड करता है, यानी आज के टाइम के अंदर आप इंटरनेट के बगैर सर्वाइव करने का सोच ही नहीं सकते। और ईरान इसी पर नहीं रुका, बल्कि इसने यहाँ तक कह दिया है कि अगर किसी मुल्क को स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से अपनी शिप गुजारनी है तो अमेरिकन डॉलर की बजाय इस तेल की पेमेंट उसको चाइनीज करेंसी युआन के अंदर करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इसी वजह से तो अमेरिका बाकी दुनिया पर अपना सबसे बड़ा हथियार यानी इकोनॉमिकल सैंक्शंस या पाबंदियां इस्तेमाल करता है। साल 1970 के अंदर मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों को सिक्योरिटी के नाम पर और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने और इनको असला और टेक्नोलॉजी का लालच देकर वादा करने के बाद कि वो इसके बदले के अंदर अपने ऑयल को अमेरिकन डॉलर्स में बेचेंगे। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डील थी जिसने अमेरिकन डॉलर को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि जब अरब मुल्कों ने अपने तेल को अमेरिकन डॉलर्स के अंदर बेचना शुरू किया तो अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई और ये देखते ही देखते दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी के तौर पर सामने आई। और अमेरिका जितना चाहता था इसको अपनी मर्जी से छाप लेता बिना सोने को रिजर्व रखे के तौर पर, क्योंकि वो जितना भी छापे अमेरिकन डॉलर की डिमांड ही इतनी होती थी कि उसकी वैल्यू गिरती नहीं थी। सो यही वजह थी कि कर्जे में होने के बावजूद भी वो अपनी इकोनॉमी को आज तक चला रहा है। ये एग्रीमेंट हुआ था साल 1971 के अंदर, जिसको अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने किया था, क्योंकि डॉलर को सोने के गोल्ड स्टैंडर्ड से इसने अलग कर दिया। और ये एग्रीमेंट उस वक्त बहुत अहम हो गया था जब खास तौर पर 1974 के अंदर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ ये मुआहदा किया। लेकिन अब अगर दुनिया के ज़्यादातर मुल्क अमेरिकन डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी के अंदर ऑयल खरीदते हैं तो अमेरिकन डॉलर की वैल्यू कम होने से इसका कर्जा नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाएगा और इसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। और दरअसल यही तो ईरान चाहता है, क्योंकि वो हथियारों से ज्यादा इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकली वॉर लड़ रहा है। वो हर रोज अपने 20,000 से लेकर 50,000 डॉलर के ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिका के 3 मिलियन के 2 से 3 मिसाइल को ज़ाया करवा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस खत्म होने से इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जब हमला करने के लिए इसके पास कोई बेस ही मौजूद नहीं होगी तो यूएस एयरफोर्स कहाँ से अटैक करेगी ईरान पर। सो आज के टाइम में अगर आप तमाम सूरत हाल का जायजा लें तो आप देखेंगे कि आज ईरान ने अमेरिका को हर जगह से घेर लिया, इसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर वो अपनी इज्जत भी बचा ले कि हमने अपने टारगेट को हासिल कर लिया और हमारी जीत हो गई है, और दुनिया को यह भी बता सके कि हमने नहीं बल्कि ईरान ने हमसे जंग बंदी के लिए मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, इसी वजह से हम इस जंग को रोक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान मज़ाकरात की बजाय अब बदला लेने के मूड में है। और ये बदला कभी भी अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था कि सुपर पावर का गरूर हर एक टेक्नोलॉजी और दुनिया की मजबूत तरीन पावर्स के इत्तेहाद के बावजूद भी इसका गरूर खाक में मिल जाए। और आपको सबसे हैरत की बात बताऊं कि ईरान ने इस जंग के अंदर अभी तक अपने असली हथियार इस जंग के अंदर बाहर ही नहीं निकाले। इस वक्त तक उसने अपने तमाम पुराने ड्रोन्स और पुरानी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स जो कि उसने 1980 के टाइम के अंदर बनाए हुए थे मिसाइल्स को इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया है, ताकि पहले पुराना स्टॉक खाली हो जाए तो फिर इसके बाद अगले की बारी आएगी जो कि बहुत ही एडवांस होगा। और हमने देखा कि इन पुराने मिसाइलों से भी इस तरह से प्रिसाइज तरीके से अटैक किया गया है कि अमेरिका और इसराइल की हवा टाइट हो गई है। लेकिन अगर उसके जदीद हथियारों की बात करें तो फतेह 2 दुनिया की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेजी से ट्रेवल करता है, और ये इतना एडवांस है कि हवा के अंदर ये अचानक से अपना रास्ता बदल लेता है और इसको आयरन डूम भी नहीं पकड़ सकता। और ईरान ने इस जंग के अंदर इस मिसाइल को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका कहना है कि वो इसको तब इस्तेमाल करेगा जब इसके डू एंड डाई की सूरत हाल होगी, यानी सर्वाइवल की बात होगी। और फिर ईरान के पास खैबर शिकन मिसाइल हैं जो कि 2000 किलोमीटर दूर तक 1500 किलो न्यूक्लियर वॉरहेड को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी स्पेस में जाकर उसके बाद नीचे शिद्दत से जमीन पर गिरते हैं। आप अंदाजा करें कि ईरान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है, क्योंकि इसके पास कोई बहुत ताकतवर फोर्स नहीं है, तो इसने अपने मिसाइल को ही और ड्रोन्स को ही अपनी ताकत बना ली और अपने हथियार भी खुद बनाता है। इसके पास पूरे अंडरग्राउंड शहर मौजूद हैं जहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर इन मिसाइलों को पहुंचाना बहुत ही आसान है, और इन मिसाइल्स को भी इन्हीं अंडरग्राउंड शहरों से ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर कोई बंकर बस्टर बॉम्ब भी कोई असर नहीं करता। इन पहाड़ों के अंदर मौजूद सुरंगों के जरिए इनको फायर किया जाता है, जिसको अमेरिकन सैटेलाइट टारगेट ही नहीं कर सकती, और ना कोई एयर स्ट्राइक ईरान की इस प्रोडक्शन को रोक सकती है। सबसे बड़ी बात कि ईरान जितने हथियार खर्च कर रहा है उतने ही वापसी बनाने की ताकत भी रखता है। इनके छोटे छोटे सस्ते हथियार बड़े बड़े अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और अभी अभी ईरान ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल, सबसे खतरनाक हथियार दुनिया को दिखाया है, जिसको कहते हैं सिजिल मिसाइल।
और दोस्तों ये मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें, इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है, यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फ्यूल हमेशा रहता है और इसको फौरन से लॉन्च करना पॉसिबल है बिना टाइम गवाए। और इसकी स्पीड तो इतनी है कि दुश्मन को इसको डिटेक्ट करने का या टारगेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसके लॉन्च के बाद दुश्मन के लिए दूसरी सबसे बड़ी सरदर्दी ये है कि इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर एंटी रडार कोटिंग मौजूद होती है। वैसे ईरान ने सही कहा था कि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जाएगी तो हम इसराइल और अमेरिका को वो हथियार दिखाएंगे जो कि इनके वहम गुमान में भी नहीं होंगे, और इसका प्रैक्टिकल सबूत हम अब जाकर देख रहे हैं। सिर्फ ये एक मिसाइल जंग की सूरत हाल को बिल्कुल बदल सकती है, और इसे इस जंग के अंदर पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मीडियम रेंज की मिसाइल 17 से 18 मीटर लंबी है, 24 टन वजनी और 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज वाला ये मिसाइल पूरे के पूरे इसराइल, सऊदी अरेबिया, मिस्र और टर्की यानी यूरोप तक को टारगेट कर सकता है। अब यहाँ पर याद रखें दोस्तों कि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये मिसाइल उस टाइम के अंदर निकाला गया है जब अमेरिका और इसराइल के इंटरसेप्ट मिसाइल तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक मंथ के अंदर यानी सिर्फ एक महीने के बाद ईरान जहाँ पर चाहेगा इसराइल का हर एक शहर इसके टारगेट पर होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर हर एक अमरीकी बेस को, इसराइली बेस को भी वो उड़ा सकेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। अब जरा इसी चीज़ से इन लोगों के खौफ और डेस्परेशन का अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका तक तो ये नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर अमेरिका कोई मजीद हार्ड हमला करता है तो उसके बाद इसराइल की खैर नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर इसराइल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर इनकी बौखलाहट इनकी शक्लों से भी दिखाई दे रही है। पहले जो ईरान के मिसाइल मिडिल ईस्ट के रास्ते से गुजरते हुए अमेरिकन बेसिस टारगेट करके उसको हवा में रोक दिया करती थी, अब उसको भी रोकना पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये रुकावट भी ख़त्म होने वाली है। और इस वाज़े फतह के लिए ईरान ने दरअसल कुरान करीम के उस हुक्म को, अल्लाह के उस हुक्म को फॉलो किया है जो कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर पूरी उम्मत को दिया। ज़रा गौर करें कि सूरह अल अनफाल की आयत 60 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि तुम इनके मुकाबले के लिए जितनी ताकत हो जमा कर सकते हो, जमा रखो और बंधे हुए घोड़े भी, ताकि इसके ज़रिए तुम दुश्मन और अपने दुश्मनों पर रौब डाल सको और उनके अलावा दूसरे लोगों पर भी जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा वापस दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं होगा। और आज के टाइम के अंदर आप उस ताकत को, उस बंधे हुए घोड़ों को दरअसल ईरान के मिसाइल कह सकते हैं, यानी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी जिसकी हैबत उसके दुश्मन के दिलों पर बैठ चुकी है। और दुनिया के बाकी मुसलमान मुल्कों को भी ईरान के इस मूव से सीखने की ज़रूरत है। आप ज़रा गौर करें कि अकेले होने के बावजूद भी ईरान ने कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई है कि साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और खौफ के ज़रिए दुश्मन के दिलों पर राज कर रहा है। इतने बुलंद हौसले, अल्लाह पर यकीन और बहादुरी के बाद इनके पास जदीद हथियारों की टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन के दिलों पर इनकी कितनी हैबत और खौफ होगा। ऐसे थोड़ी आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के मुल्क इस जंग से बिला वजह दूर नहीं भाग रहे। आप इन लोगों की मुनाफकत देखें कि अभी नॉर्थ कोरिया ने 2-3 दिन पहले न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किए हैं, पर अमेरिका ने इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, जबकि ईरान पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा कर के मुमकिन तौर पर वो न्यूक्लियर मिसाइल बना सकता है या फिर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उस पर अटैक कर दिया, और वो भी मज़ाकरात की टेबल के बीच में। और तारीफ वो होती है जो कि दुश्मन भी करे, क्योंकि ट्रंप ने एतराफ़ कर लिया है कि ईरान एक ऐसी बहादुर कौम है, बहुत ही ज़बरदस्त कौम है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो गल्फ कंट्रीज़ को भी इतनी बहादुरी से टारगेट करेगा। हमें इसके इस मूव पर बहुत ही हैरत हुई है। लेकिन सिंपल सी बात है कि दुनिया का असूल है कि दुनिया में अपनी इज्जत आपको खुद करवानी पड़ती है अपने करैक्टर के जरिए। बहादुर और गैरतमंद कौमों को पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है और पूरी तारीख उनको याद रखती है। अब यहाँ पर मुझे इमरान खान की एक बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका की एक नेचर है कि जो भी मुल्क इनकी चापलूसी करता है, दब जाता है, इनके नीचे लग जाता है, तो इसको ये मजीद दबाते हैं, इतना ज़्यादा दबाते हैं कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर कोई गैरतमंद कौम, कोई गैरतमंद लीडर इनके सामने डट जाए, इनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दे, तो ये गुस्सा होने की बजाय इसकी गैरत की इज्जत करते हैं। यानी दुनिया में आपको अपनी इज्जत खुद करवाना पड़ती है, जो कि झुक कर नहीं, चापलूसी कर नहीं, बल्कि सर उठाकर बराबरी में खड़े होकर हमेशा पूरी दुनिया करती है। और बिल्कुल यही बात आज प्रैक्टिकली तौर पर ईरान ने साबित किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुसलमान भाइयों की इसी तरह से मदद फरमाए और इसी तरह से हमारे मुसलमान लीडरों को भी गैरत अता फरमाए। आमीन। तो आज हमने जो वीडियो देखी तो बहुत ही इसमें दिलचस्प वीडियो है, इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला। और ये देखा हमने इसमें कि कैसे ईरान ने अमेरिका पर जो मिसाइल, उसकी एयर बेसिस पर, इसराइल पर जो मिसाइल दागे थे, वो भी उसके पुराने मिसाइल जो स्टॉक में अवेलेबल थे वो मारे हैं। अभी उसने अपने न्यू मिसाइल जो न्यू अपग्रेडेड मिसाइल हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, अभी उसने वो उसका यूज़ नहीं किया, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी अवेलेबल है, और जो कि इतनी स्पीड से ज़्यादा, जैसे हवा की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हुआ है।
कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, और कोई भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता ना। और दूसरा उसका मिसाइल जो है वो इतना पावरफुल है कि वो पहले ऊपर जाता है, आसमान से ऊपर क्रॉस करके स्पेस में जाता है पहले वो, फिर जाके वो नीचे अटैक करता है उस जगह पे जहाँ पे करना आता है उसने। और उसका एक सबसे ख़तरनाक मिसाइल जो कि वो उसने जब बाहर निकाला जिससे अमेरिका और इसराइल के तोते उड़ गए। तो देखा जाए तो इस वक्त ईरान ने इसराइल और अमेरिका को दबा के रखा हुआ है और उन पे अटैक 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 कर ही जा रहा है, अमेरिका की एयर बेसिस पर और ईरान इसराइल के ऊपर। तो जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है और बहुत ही परेशान है दोनों मुल्क, इसराइल और अमेरिका। तो देखिए अब आगे क्या होता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और आपका भैया एक बात कहना चाहता है कि प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।